Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter number 7, that is Introduction to Probability. Already 4 exercises we cover on this topic. Today we are going to start with the new exercise, that is end of chapter exercise. End of chapter exercise के 3 questions already मैं करवा चुकी हूँ. From question number 4 onwards we covered this topic today, and with this exercise we are completed the syllabus of Ganit Manjari part 1. So the very first question for today is question number 4 is write sample space and calculate probability for the given information. First is 2 coins are tossed at the same time. What is the probability of getting at least one head? Now sample space, if we are talking about the sample space, it is denoted by capital S. तो सैंपल स्पेस फॉर द फर्स्ट केस इज डिनोटेड बाय एस. तो 2 कॉइन्स को टॉस किया सेम टाइम पर. अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट. तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो मेरे पास दोनों टेल आ जाए, या फिर एक टेल एक हेड आ जाए, फिर है हेड आ जाए पहले और फिर टेल आ जाए, या फिर मेरे पास दोनों हेड आ जाए. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू 4. अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. वन हेड कम से कम आना चाहिए. तो इवेंट जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में वन हेड है तो या तो टेल हेड हो सकता है या फिर हेड और टेल हो सकता है. उसने ये नहीं कहा कि 2 हेड नहीं हो सकते, उसने कहा कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड. तो एक वन हेड की इवेंट्स जो है वो क्या हो गए, TH एंड HT. सो HH is also an event, so number of events is coming out to be 3. अब वो पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी में किसकी निकाल रही हूँ, इवेंट की निकाल रही हूँ. So that is equal to n of E divided by n of S, and that comes out to be 3 divided by 4. Now moving to the second part. In the second part, it is given 10 identical cards numbered 1 to 10 are placed in a box. 10 है, आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक का. उनको एक बॉक्स के अंदर प्लेस किया गया. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. एक कार्ड जो है वो रेंडमली पिक करना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विद एन इवन नंबर. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो इवन नंबर का होगा. सो सैंपल स्पेस इस केस में अगर मैं देखूंगी तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 10. इवेंट क्या है कि मुझे इवन नंबर का कार्ड चाहिए, तो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10, राइट. सो नंबर ऑफ इवेंट्स कमिंग आउट टू बी 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सो दैट कम्स आउट टू बी n of E divided by n of S, and that is equal to 5 divided by 10. So the probability coming out to be 1 by 2. Now moving to the third part. A die is rolled once. एक डाइस है उसको रोल किया गया एक बार. तो सैंपल स्पेस अगर मैं एक डाइस को रोल करती हूँ तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6. यही नंबर्स हैं जो पॉसिबल आ सकते हैं. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालो तो दैट इज इक्वल टू 6. अब उससे पूछा है कि इवेंट क्या है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 हो. 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 5 एंड 6. तो इवेंट इस केस में क्या आ गया, 5 6. तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो आ गए दैट इज इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो n of E डिवाइडेड बाय n of S, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6. सो द आंसर कमिंग आउट टू बी 1 by 3. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट. ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स. एक बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 1 ग्रीन बॉल है, राइट. 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम. रेंडमली कोई एक बॉल जो है वो पिक की. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड. जो बॉल पिक की है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की नहीं होगी. सो टोटल बॉल्स अगर मैं निकालूंगी तो टोटल बॉल्स जो है वो कितनी आएंगी, 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 बॉल्स, राइट. अब वो बोलता है कि नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए. तो रेड के अलावा जो भी बॉल्स हैं वो मैं ऐड कर लूंगी. तो मेरे पास क्या हो गया, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर मैं निकालती तो दैट इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. अब मुझे नॉट रेड निकालना है
तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर एक बार लाइन लगा दूंगी। इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू, नॉट रेड का क्या था, नंबर ऑफ इवेंट्स इज 3 divided by total number of samples, that is 6, so it comes out to be 1/2. In this way you can find the solution of part 4. Now moving to the part 5. Part 5 कहता है 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins को simultaneously toss किया। simultaneously अगर 3 coins को toss करेंगे तो मेरे पास sample space क्या आएगा, या तो मेरे पास तीनों tail आ जाए, या फिर फर्स्ट टेल आ जाए, बाकी 2 हेड आ जाए, पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, तीसरा हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट 2 हेड आ जाए और थर्ड 1 टेल आ जाए, राइट। नाउ अब बात आती है, फर्स्ट वाला टेल आ गया, सेकंड वाला टेल आ गया, एक हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट वन क्या है कि तीनों मेरे पास हेड आ जाए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इज 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट जो है वो क्या हो गया, देखो 2 हेड कैसे आ सकता है, एक हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, फिर उसके बाद हेड आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर आ गया मेरे पास फर्स्ट 1 टेल है, बाकी 2 मेरे पास क्या आ गए, हेड आ गए। सो द नंबर ऑफ इवेंट्स इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी 3 and the probability of event is equal to n of e divided by n of s, that comes out to be 3 divided by 8. In this way you can find the solution of the question. This is question number 4. Now moving to the next question, that is question number 5. Question number 5 is a bag has 3 candies. एक बैग में 3 कैंडीज हैं, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं सैंपल स्पेस देखूं, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय अगेन कैपिटल S and that is equal to, one is strawberry flavor candy is present in the bag, another one is lemon candy and third one is the mint candy. So the number of sample space that is denoted by n of S is equal to 3. अब वो कहता है one is picked at random, randomly किसी एक कैंडी को पिक करना है। What is the probability of picking a strawberry candy? So event जो है that is denoted by here capital E, that is equal to strawberry, क्योंकि हमें probability किसकी निकालनी है कि जो randomly कैंडी पिक की गई वो क्या थी, स्ट्रॉबेरी कैंडी थी। सो द नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 1. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग is equal to n of e divided by n of s, that is equal to 1 divided by 3. In this way you can find the solution of the question number 5. Now moving to the next question, that is question number 6. A child has 2 shorts, 1 red and 1 blue. ठीक है, शॉर्ट्स कितनी है चाइल्ड के पास में, 2 शॉर्ट्स हैं, राइट। एक है रेड कलर की, ब्लू कलर की, एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स, that is jeans, khakis and shorts. List all possible combinations of outfits consisting of 1 shirt and pair of pants. आपको क्या करना है, एक सारे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक शर्ट होगी और एक पैंट होगी। अब रेड शर्ट है तो रेड शर्ट के साथ में 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है पैंट के। वन इज द जीन्स एंड अनदर वन इज द khakis and third one is the shorts. Similarly, with the blue shirt also 3 types of pant is possible. One is jeans and another one is khakis and the third one is the shorts. Combination बनाना है, combination बनाने के लिए क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर बन गया रेड शर्ट कॉमा जीन्स। सो सारे कॉम्बिनेशंस क्या बने, रेड शर्ट के साथ जीन्स का कॉम्बिनेशन, रेड शर्ट के साथ खाकी पैंट का कॉम्बिनेशन, रेड शर्ट के साथ शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ब्लू शर्ट के साथ जीन्स का कॉम्बिनेशन, ब्लू शर्ट के साथ खाकी का कॉम्बिनेशन एंड ब्लू शर्ट के साथ शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे क्या बने, इन 2 शर्ट्स और 3 टाइप्स ऑफ पैंट से बने। अब मैंने इसको टेबल फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि आपको सारे कॉम्बिनेशन टेबल फॉर्म में लिखने हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है हियर इट कम्स आउट टू बी 6।
Now moving to the next question, that is question number 7. Question number 7 is a tire company records distance before replacement in 1000 cases. एक कोई टायर कंपनी है जिसने क्या किया, बिफोर रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स एक 1000 केसेस को नोट डाउन किया एंड उसमें टेबल उन्होंने फॉर्म की डिस्टेंस और नंबर ऑफ केसेस के बीच में. टेबल जो है वो ये है. अब इसमें क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट अ रैंडमली चूज टायर, जो रैंडमली चूज टायर किया गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 4000 किलोमीटर. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 1000. अब वो कहता है फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टायर्स जो रिप्लेस हुए वो लेस देन 4000 किलोमीटर के केस में हुए. सो नंबर ऑफ फर्स्ट केस में इवेंट मेरा कितना हो गया, नंबर ऑफ टायर्स और नंबर ऑफ केसेस लेस देन 4000 किलोमीटर. सो दैट इज इक्वल टू इवेंट, वो इवेंट के इक्वल है. कितना है लेस देन 4000 के केस में 20 है. सो दिस इज इक्वल टू 20. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूंगी, सो दैट कम्स आउट टू बी 20 एंड द सैंपल स्पेस इज डिवाइडेड कितना है 1000. सो हियर इट कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 100. इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 50. दैट इज द प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस में वो कहता है कि बिटवीन 4000 एंड 14000. अब मेरे पास इवेंट ई जो है दैट इज इक्वल टू बिटवीन 4000 एंड 14000. तो उस केस में टेबल में आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं, तो दोनों कॉलम्स को आप ऐड करोगे. 4001 से लेकर के 9000 तक का नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उसमें 210 है. 9001 से लेकर के 14000 तक का दैट इज इक्वल टू 325. सो this is a number of events E coming out to be 535. So in this case अगर मैं probability of event निकालूंगी तो that comes out to be 535 divided by 1000. So the answer is 0.535. Right? Now moving to the third part. Third part में event जो हो गया आपका वो किसके इक्वल हो गया, more than 14000. मोर देन 14000 के लिए केसेस कितने हैं 445. तो इट मींस this is coming out to be event is equal to 445. So probability of event is equal to 445 divided by 1000 and that is equal to 0.445. In this way you can find the solution of question number 7. Now moving to the next question, that is question number 8. The letters of word PEAC peace are placed on cards. इसका हर एक लेटर जो है वर्ड का वो एक कार्ड के ऊपर प्लेस किया गया. लीला ड्रॉज अ कार्ड विदाउट लुकिंग. लीला ने एक कार्ड जो है वो कोई भी पिक किया बिना देखे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ P, E और C? सो टोटल कार्ड्स जो है वो मेरे पास कितने हो गए यहाँ पर, टोटल कार्ड्स दैट इज इक्वल टू सैंपल कितने हो गए, एक अल्फाबेट है P, दूसरा है E, तीसरा है A, फोर्थ है C एंड फिफ्थ वन इज E. सो टोटल कार्ड्स आर 5 कार्ड. राइट? अब वो पूछती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ P. अगर कार्ड P देखें तो कार्ड P जो है दैट इज इक्वल टू 1. कार्ड E देखें तो कार्ड E जो है वो कितने हैं 2 हैं. कार्ड C की बात करें तो कार्ड C कितना है 1 है. तो इवेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4. दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट. राइट? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पर ये आ गया नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 4. हियर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 5. सो प्रोबेबिलिटी इज 4 डिवाइडेड बाय 5. राइट? अब वो पूछता है सेकंड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट E. कि जो कार्ड रेंडमली पिक हुआ या लीला ने जो कार्ड पिक किया वो E नहीं था. कार्ड E जो था दैट इज इक्वल टू 2, वो 2 थे. तो अगर मैं निकालूं कार्ड विद नॉट E तो कितने होंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3. प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट E that is equal to 3 divided by total cards 5. तो प्रोबेबिलिटी इस केस में, सेकंड केस में क्या आ गई 3/5 और फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/5.
5. In this way you can find the solution of question number 8. Now moving to the next question, that is question number 9. Question number 9 के अंदर आपको दे रखा है एक स्पिनिंग एरो है, उसको रोटेट करते हैं तो वो एरो जो है वो किसी एक नंबर पर आकर के रुकता है, और स्पिनिंग एरो का जो व्हील है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि आपका सैंपल स्पेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So number of samples are 8 हो गया. फर्स्ट पार्ट में अब वो पूछता है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एरो है वो 8 पर रुकेगा, यानी कि इवेंट जो हो गया दैट इज इक्वल टू 8. वो किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल हो गया. सो द नंबर ऑफ इवेंट्स E is equal to 1. Probability of event is equal to n of E divided by n of S, that is equal to 1 divided by. सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि नंबर जो है वो एक ऑड नंबर, तो उस केस में अगर आप इवेंट देखोगे तो आपका क्या बन जाएगा? 1 3 5 7, यही बनेंगे. सो द नंबर ऑफ इवेंट्स इन दिस केस is equal to 4. So the probability in this case is equal to n of E divided by n of S, that is 1 by 2. Now in the third case it is asked what is the probability that the number coming is greater than 2. नंबर जो है वो 2 से बड़ा हो तो इवेंट में क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8. So the number of events in this case n of E is equal to 6. So probability here, probability of event is equal to 6 divided by 8, that is equal to 3 by 4. Now moving to the fourth part, a number less than 9. Less than 9 की अगर हम बात करते हैं तो less than 9 तो ये सारे ही नंबर्स हैं, सारे ही नंबर्स हैं, तो इट मीन्स फोर्थ पार्ट के केस में आपका इवेंट जो हो गया दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1. 1 कैसे आ गई? इवेंट जो है दैट इज ऑल्सो 8 एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इज ऑल्सो 8, so that is coming out to be 1. Fifth part, a number is a multiple of 3. तो फिफ्थ पार्ट में अगर मैं इवेंट देखूं तो इवेंट क्या आएगा? या तो वो 3 आ सकता है या वो 6 आ सकता है, क्योंकि 3 के ये दो ही मल्टीपल्स हैं. सो द नंबर ऑफ इवेंट्स इन दिस केस इज इक्वल टू 2 एंड द probability of event is equal to 2 divided by 8, that is equal to 1 by 4. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question. Question number 10 is a basket contains 4 red balls. एक बास्केट के अंदर कितनी है? 4 red balls हैं and 5 blue balls. One ball is drawn and laid aside. Means एक बास्केट के अंदर टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 9 बॉल्स हो गई. उसमें से एक बॉल रेंडमली आपने पिक की और उसको एक निकाल के अलग रख दिया. अब उसके बाद एंड अ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद एक सेकेंड बॉल को निकाला आपने उस बास्केट में से. अब आपको एक ट्री डायग्राम बनाना है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा. सो ट्री डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ड्रॉ के अंदर या तो मेरे पास क्या आएगी? रेड बॉल आएगी, या मेरे पास क्या आएगी? ब्लू बॉल आएगी. राइट. जब रेड बॉल को अगर मैं पिक करूंगी तो रेड बॉल्स कितनी है? 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4 by 9 हो गई. ब्लू बॉल को पिक करेंगे तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 by 9. राइट. उसके बाद हमने क्या किया? जब एक बॉल को पिक कर लिया तो पिक करने के बाद उस बॉल को निकाल के अलग रख दिया. अब उसके बाद फिर क्या करना है? एक और बॉल को पिक करना है. एक और बॉल को पिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरे पास रेड भी आ सकती है और यहाँ पर ब्लू भी आ सकती है. अब रेड क्या है? एक बॉल मैंने निकाल ली, ठीक है, तो रेड बुक की कितनी बॉल्स रह गई? 3 बॉल्स रह गई. टोटल बॉल भी क्या हो गई? कम हो गई. तो यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गई? 3 by 8 हो गई. कैसे हो गई? समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ. रेड बॉल हमने फर्स्ट ड्रॉ में निकाली तो रेड बॉल्स टोटल बैग के अंदर कितनी थी? 4 बॉल्स थी. टोटल बॉल कितनी थी? 4 + 5 दैट इज 9. तो यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4 by 9. अब
जब फर्स्ट ड्रॉ में ऑलरेडी एक रेड बॉल निकल चुकी है और उसको मैंने निकाल के अलग रख दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, सेकंड में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 बॉल्स रह गई बैग के अंदर रेड, ठीक है, और 9 की जगह वहां पर टोटल कितना रह गया, 8 रह गया। तो यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी सेकंड में क्या हो गई, 3/8 हुई। अगर मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो पहली बॉल मेरी रेड थी, तो यहाँ ब्लू टोटल अभी स्टिल कितनी है, 5 है, बट टोटल बॉल्स जो है वो मेरी क्या है, 8 है, क्योंकि एक बॉल निकाल के मैंने फर्स्ट ड्रॉ में ऑलरेडी अलग रख दी। अब यहां पर अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट बॉल मेरी ब्लू आई फर्स्ट ड्रॉ के अंदर, सेकंड ड्रॉ में वो रेड भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। स्टिल रेड बॉल्स, जब सेकंड फर्स्ट बॉल मेरी ब्लू आ गई तो रेड बॉल्स मेरी पूरी हैं, तो यानी कि यहाँ पर कितनी बॉल्स है, 4 है, बट टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/8 आ गई। नाउ ब्लू की बात करते हैं तो 5 बॉल में से एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, तो टोटल कितनी रह गई, यहाँ पर 4 बॉल्स रह गई, राइट। अब टोटल 9 में से एक ऑलरेडी हम फर्स्ट ड्रॉ में निकाल चुके हैं, तो सेकंड ड्रॉ के लिए यहाँ कितनी रह गई, 8 रह गई। तो ये आया मेरे पास ट्री डायग्राम इसका। अब वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल निकाली है, साथ में देन उसके बाद एक ब्लू बॉल निकाली है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में, पहली मेरे पास फर्स्ट ड्रॉ में क्या है कि प्रोबेबिलिटी वो रेड बॉल हो, देन उसके बाद क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी वो मेरे पास ब्लू बॉल हो, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/9 थी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8 है, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। सो दिस कम्स आउट टू बी, आप कहोगे मैडम आपने ब्लू में ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, ये इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ के अंदर वो कह रहा है मेरे पास क्या है, रेड बॉल है, और उसके बाद एंड लिखा हुआ है, एंड देन अ ब्लू बॉल। तो पहले पिक में मैं किस पे जाऊंगी, रेड पे जाऊंगी, रेड में फिर ब्लू का क्या है, 5/8 है। अब यहाँ पर एंड लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया है। सो द आंसर इज 20 डिवाइडेड बाय 72, दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 36 एंड दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 18। नाउ सेकंड केस में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 2 बॉल, 2 ब्लू बॉल्स। अब मेरे को क्या करना है, दोनों बॉल्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले में भी क्या हो, ब्लू बॉल हो, सेकंड केस में भी क्या हो, मेरे पास ब्लू बॉल हो। अब प्रोबेबिलिटी देखो, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू 5/9। फिर उसके बाद फिर से ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। सो 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8, 4/8 से ये क्या हो गया, 2 पे चला गया। सो दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी 5/18, ठीक है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, दूसरा तरीका क्या है लिखने का, प्रोबेबिलिटी पहले रेड बॉल थी फिर ब्लू बॉल थी, यहां पर प्रोबेबिलिटी पहले ब्लू बॉल थी फिर भी सेकंड ड्रॉ में भी ब्लू बॉल थी। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई, 6 साइडेड डाई का मैंने पेयर जो है वो थ्रो किया। राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, राइट। सो अगर मैं एक पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई जो है वो थ्रो करूंगी तो मेरे पास सैंपल स्पेस जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 and so on up to 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6। अब उसने पूछा है कि राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब क्या है कि मेरे पास इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी, जब वो इवेंट जो है क्या हो, मेरे पास इम्पॉसिबल हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब है कि इवेंट जो है दैट इज इम्पॉसिबल। अब जब मैं पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई जो है वो थ्रो कर रही हूं तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, मेरे पास देखो मिनिमम सम क्या है, 1 + 1 दैट इज 2। मिनिमम सम जो है वो क्या है, 2 ऑब्टेन होगा, इससे कम ऑब्टेन नहीं हो सकता।
तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया कि सम ऑफ 1, सम ऑफ 1 तो कभी आएगा ही नहीं, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। सेकंड केस में वो पूछता है एंड एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है उसकी वो कौन सा आपका इवेंट होगा, ऐसा इवेंट जो है वो आपको लिस्ट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1 होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए मेरे के पास क्या होना जरूरी है कि इवेंट जो है वो फिक्स हो, सर्टेन हो कि वो आएगा। यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मिनिमम सम क्या है, 2 है, मैक्सिमम सम क्या है, 6 + 6 = 12। सो यानी कि सम जो है, सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और सम इज लेस देन 13, सम इज लेस देन एंड सम इज लेस देन 30। मीन्स मेरे पास कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएं कि सम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, या तो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, एंड सम इज लेस देन 13 और सम जो है वो 13 से छोटा भी। मीन्स जब मैं दो डाइस को थ्रो करूंगी तो मेरे पास या तो सम 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, 2 या 2 से बड़ा भी आएगा, 3 भी आ गया तो वो लेस देन 13 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो दैट इज द सर्टेन इवेंट। This is question number 11 solution. Now moving to the next question, that is question number 12. Question number 12 is write sample space and calculate probability based on the given information. The first part is 2 dice are rolled. What is the probability that the sum is prime number greater than 5? जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो मेरे पास सैंपल स्पेस जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 and so on up to 6 5 and 6 6, यही होगा। पहली बारी में 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, सेकेंड टाइम में 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, थर्ड टाइम में फर्स्ट डाइस पे मेरा 3 आया और उसके साथ सभी कॉम्बिनेशन। इस तरीके से लास्ट में मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 6, 5 6, 6 बन सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पर मेरे पास अगर लिखकर देखोगे तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। अब वो पूछता है कि सम जो है वो प्राइम नंबर हो और ग्रेटर देन 5 हो, तो 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 7 and 11। अब ऐसे इवेंट्स जिनका सम जो है वो क्या है, 7 है, क्या हो सकता है, 1, 6 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, 5, 2 हो सकता है एंड 6, 1 हो सकता है। नाउ सम जिसका 11 है एक ही है, दैट इज 6, 5 और आइदर 5, 6, 2 इवेंट्स हो गए। यहां पर अगर मैं इसके नंबर ऑफ इवेंट्स निकालूं, नंबर ऑफ इवन लगाओ, E1 is the event that is equal to sum of 7. E2 is the event that is having the sum of 11. सम ऑफ 7 के इवेंट को मैंने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया, सम ऑफ 11 के इवेंट को मैंने E2 लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इवेंट E2। E2 नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 2 हो गए। E1 कैलकुलेट करूंगी तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6, वो कितने आ गए, 6 आ गए। सो total number of events that is possible is number of E1 plus number of E2 that is equal to 6 plus 2 that is equal to 8। अब मैं निकालती हूं probability of event। इवेंट क्या था कि मेरे पास सम जो हो वो प्राइम नंबर हो, ग्रेटर देन 8 हो, तो दैट इज इक्वल टू n of E डिवाइडेड बाय n of S। n of E 8 है, n of S कितना है, 36 है, दिस 4 18 2 9, so probability of event is 2/9।
नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में कहता है ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स. एक बैग के अंदर कितनी है? 4 रेड बॉल्स हैं. रेड को मैं R से डिनोट कर रही हूं. 3 ग्रीन बॉल्स हैं. ग्रीन को मैं G से डिनोट कर रही हूं. एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं. ब्लू बॉल्स को मैं किससे डिनोट कर रही हूं? B से डिनोट कर रही हूं. 2 balls are drawn without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 2 बॉल ड्रॉ करनी है. मींस एक बॉल हमने निकाल ली उस बैग में से, तो वापस उसको उस बैग के अंदर नहीं डालना, वो बॉल निकाल के आपने बाहर रख देनी है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर. दोनों जो हैं वो अलग अलग कलर की होंगी. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस लिखती हूँ. सैंपल स्पेस मेरे पास क्या हो सकता है? पहली बॉल रेड हो सकती है, फिर रेड के साथ क्या आ सकती है? ग्रीन बॉल आ सकती है. रेड के साथ रेड का कॉम्बिनेशन आ सकता है. रेड के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन आ सकता है. ग्रीन बॉल आ सकती है, ग्रीन के साथ रेड आ सकता है. नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन आ सकता है, ग्रीन के साथ ग्रीन आ गया. नेक्स्ट इज ग्रीन के साथ ब्लू आ गया. फिर उसके बाद है ब्लू आ सकती है, ब्लू के साथ रेड आ सकता है, ब्लू के साथ ग्रीन आ सकता है, ब्लू के साथ ब्लू बॉल आ सकती है. ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पर n ऑफ s कितना हो गया? 9 हो गया. अब जब मैंने फर्स्ट बॉल को पिक किया, प्रोबेबिलिटी कि पहले मेरे पास रेड बॉल आएगी, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9. प्रोबेबिलिटी कि पहले मेरे पास ग्रीन बॉल आएगी, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 9. प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2 बाय 9. राइट. सेकेंड केस में, ये तो है फर्स्ट ड्रॉ का केस, फर्स्ट ड्रॉ का केस. राइट. अब उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो आपके डिफरेंट कलर की हो. तो प्रोबेबिलिटी आपका सेम कलर का हो बॉल, या फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स, दैट इज इक्वल टू 1. वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए. अब डिफरेंट कलर के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए. यहां पर रेड ग्रीन बन गया, रेड ब्लू बन गया, ग्रीन रेड बन गया, एंड सो ऑन. लेकिन सेम कलर के मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशन है. एक है रेड रेड का कॉम्बिनेशन, एक है ग्रीन ग्रीन का कॉम्बिनेशन, एक है ब्लू ब्लू का कॉम्बिनेशन. तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर अगर मैं निकाल लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आ जाएगा मेरे पास इस इक्वेशन में पुट करके. सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकालती हूँ. सेम कलर में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? पहली बार में पिक करने पर 4 बाय 9 थी. सेकेंड टाइम में मैं पिक करूंगी तो ये क्या हो जाएगी? 3 बाय 8 हो जाएगी. सिमिलरली अब ग्रीन की निकालते हैं, तो फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी ग्रीन की क्या थी? 3 बाय 9 थी. सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगी? 2 बाय 8 हो जाएगी. ब्लू की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम में क्या थी? 2 बाय 9 थी, और सेकेंड टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाय 8 हो जाएगी. So this is equal to 12 divided by 72 plus 6 divided by 72 plus 2 divided by 72. So this is equal to 12 plus 6 is 18 plus 2 is 20 divided by 72, or you can write it as 10 by 36. This probability is coming out to be 10 by 36. अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर. अब सेम कलर की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुकी हूं, दैट इज 1 माइनस 10 बाय 36. सो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 36. आंसर इज 26 डिवाइडेड बाय 36. यहाँ पे 26 को कट करोगे 13, यहाँ 18. So the answer is 13 by 18. Right. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the third part, 3 coins are tossed. 3 coins को क्या किया गया? टॉस किया गया. 3 coins को जब मैं टॉस करूंगी तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? टेल टेल टेल. सेकेंड वन इज फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकेंड में टेल आ जाए, थर्ड में हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए. राइट. फिर टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज कि तीनों पर
टॉस करने पे मेरे पास क्या है, हेड आ जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। ठीक, अब वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द फर्स्ट कॉइन शोज हेड, पहला कॉइन जो है वो हेड शो करेगा। पहले कॉइन पे हेड किस में आ रहा है, सिर्फ इस केस में आ रहा है मेरे पास, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है, 4 केसेस हो गए एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर इन टोटल, और टोटल में 2 हेड्स होने चाहिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 3 हो गए, तो ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने एग्जैक्टली 2 हेड बोला है। एटलीस्ट 2 हेड बोला होता तो ये इवेंट मेरा आता। अब इवेंट कौन कौन सा रह गया मेरे पास, हेड, हेड टेल हेड एंड हेड हेड टेल, ये इवेंट्स रह गए। नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो कितने हो गए मेरे पास, 2 हो गए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 1/4। In this way you can find the solution of the part 3 of question number 12. Now moving to the fourth part of question number 12. Fourth part is a 4-digit number is formed using digits 1, 2, 3 and 4. 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 1, 2, 3, 4 को यूज करके विद नो रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं है डिजिट का। सो सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूंगी तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 डिजिट्स को यूज करके मेरे पास सैंपल स्पेस में जो नंबर बनते हैं वो ये बनते हैं। इसको आप कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग भी, बट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो एडवांस मैथ्स में है। सो वहां पर वो डिस्कस करने के बाद आप इसको उससे निकाल सकते हो। आपको अभी वो निकालना नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ सैंपल स्पेस में सभी नंबर्स लिखे। अब वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन, नंबर जो है वो क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवन नंबर ये है, दूसरा मेरे पास ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फिर एक ये है पांचवा, फिर 6th नंबर, देन 7th नंबर, 8th नंबर, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर कितने आए टोटल, यहाँ पर ये 12 नंबर्स आए। 12 नंबर्स आने के बाद में मेरे पास इवेंट में आप क्या लिखोगे, जो सर्कल वाले नंबर्स हैं ये सभी इवेंट में लिखोगे। सो नंबर ऑफ इवेंट में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, टोटल 12 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 24, वो कितने हैं, 24 है। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, प्रोबेबिलिटी अगर मैं इवेंट की निकालती हूं तो दैट इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 24. So the answer coming out to be 1 divided by 2. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the fifth part, a student takes MCQ test. Student ने multiple choice question test लिया जिसमें 3 क्वेश्चन थे, each having 4 options, जिसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस थे A, B, C, D with only 1 करेक्ट आंसर। अब MCQ टेस्ट है तो एक करेक्ट ऑप्शन था उसके अंदर, बाकी 3 ऑप्शन जो थे वो गलत थे। What is the probability that the student guesses and gets exactly 2 आंसर करेक्ट, और 2 आंसर उसके करेक्ट हो, जिसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं, लेट जो करेक्ट आंसर है उसको मैं डिनोट कर रही हूं C से, और जो रॉन्ग आंसर है उसको मैं डिनोट कर रही हूं W से, राइट। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मेरे पास तीनों क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास कि एक आंसर जो था वो गलत था, बाकी 2 आंसर जो थे वो मेरे पास क्या थे, ठीक थे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक आंसर ठीक था, बाकी 2 क्वेश्चन गलत थे, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीनों आंसर मेरे पास क्या थे, करेक्ट थे। तो नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो किसके इक्वल आ गए, 8 के इक्वल आ गए। अब उसने बोला है कि एग्जैक्टली 2 आंसर ठीक होने चाहिए। ऐसे इवेंट्स अगर मैं निकालूं तो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, यही इवेंट्स हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाए, सेकंड ठीक, थर्ड ठीक, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, बाकी 2 ठीक हैं। एक ऑप्शन है कि मेरे पास
तीनों क्वेश्चन सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, यानी थर्ड क्वेश्चन गलत हो जाए, बाकी दो क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो नंबर ऑफ इवेंट्स यहां पर कितने हो गए? 3 इवेंट्स हो गए, राइट। अब प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, एक ही ऑप्शन ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करेक्ट ऑप्शन होने की क्या है? 1 है। टोटल नंबर कितने हैं ऑप्शन के? 4 है, ठीक है। और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ठीक होने की क्या हुई? 1/4। गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी फॉर 1 इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला ऑप्शन मेरा गलत है, बाकी दो ऑप्शन मेरे ठीक हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3/64। लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी इन ऑल इवेंट्स दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/64 दैट इज इक्वल टू 9/64। फिर से समझाती हूं क्वेश्चन। एक एमसीक्यू टेस्ट था, 3 क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से एक आंसर जो था वो करेक्ट था। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट ने गेस किया है उसमें उसके 2 आंसर्स करेक्ट हैं? 2 आंसर्स करेक्ट हैं। तो मैंने पहले सैंपल स्पेस लिख लिया। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? करेक्ट के लिए मैंने सी लिखा, रॉन्ग के लिए मैंने डब्ल्यू लिखा। तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएं, राइट। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए और 2 क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास ये 3 कॉम्बिनेशन आ गए। एक ऑप्शन है कि एक ही क्वेश्चन ठीक हो, बाकी जो है वो 2 गलत हो जाए, तो ये 3 ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन है कि उसके तीनों आंसर जो है वो करेक्ट आ जाए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 8 आ गया। अब उसने पूछा है कि 2 क्वेश्चंस यानी 2 आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। 2 आंसर करेक्ट के लिए मेरे पास ये 3 ही ऑप्शंस बचती हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, बाकी 2 ठीक हैं, सेकंड क्वेश्चन गलत है, बाकी 2 ठीक हैं, थर्ड क्वेश्चन गलत है और फर्स्ट 2 क्वेश्चन ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए? 3 आ गए। अब अगर एक क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो क्या है? 1/4 है, और रॉन्ग ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 है। मैंने क्या किया? एक इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली कि क्या है। ऑप्शन जो है पहले वाला रॉन्ग हो सकता है, दूसरे वाला करेक्ट हो सकता है, तीसरे वाला करेक्ट हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/64। टोटल कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3/64 दैट इज 9/64। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 13. A box contains 4 balls numbered 1 to 4. Record a sample space using tree diagram. ट्री डायग्राम को यूज करके आपको सैंपल को रिकॉर्ड करना है। Now first part is a ball is drawn and the number is recorded. Then the ball is returned and a second ball is drawn and recorded. तो सबसे पहले क्या किया? स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया? फर्स्ट बॉल निकाली, तो 4 नंबर हैं, तो मेरे पास कितनी होंगी? 4 ही होंगी, 1 2 3 एंड 4। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसने क्या किया? उस बॉल को वापस से उस बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया। देन उसके बाद उसने सेकंड बॉल निकाली। सेकंड बॉल निकाली तो सेकंड बॉल के फिर से मेरे पास 4 ऑप्शंस बन गए। कितने? 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट में अगर 2 आया था तो यहां पर भी 4 ऑप्शन बन गए, 1 2 3 एंड 4। यहां पर भी मेरे पास कितने बन गए? 4 ऑप्शंस बन गए, 1 2 3 एंड 4। और यहां पर भी मेरे पास कितने बन गए? 4 ऑप्शंस बन गई, 1 2 3 एंड 4। तो सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4। Similarly 2 1 2 2 2 3 and 2
4, 3 1, 3 2, 3 3 and 3 4, 4 1, 4 2, 4 3 and 4 4 बन गया। अब वो कहता है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 1। इतना ही पूछा उसने, ट्री डायग्राम रिकॉर्ड करना है और सैंपल स्पेस को रिकॉर्ड करना है। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि एक बॉल जो है वो ड्रॉ कर ली, तो हमने फिर से क्या किया, स्टार्ट किया। अब बॉल फिर से ड्रॉ करी है तो 4 नंबर हैं, तो मेरे पास कितना हो गया, 4 ही हो गया, 1 2 3 एंड 4। लेकिन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल, मतलब जो भी नंबर आपने फर्स्ट टाइम में पिक कर लिया वो कर लिया, उसको रिप्लेस नहीं करना बॉक्स के अंदर, उसको बाहर निकाल के रख देना है। देन द एक्सपेरिमेंट ड्रॉज एंड रिकॉर्ड अ सेकेंड बॉल। अब जब उसने फर्स्ट टाइम में 1 निकाल लिया तो बॉक्स के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन बच गई, 2 3 4 की ऑप्शन बच गई। सिमिलरली यहां पर 1 3 एंड 4 की ऑप्शन बच गई। यहां पर 1 2 एंड 4 की ऑप्शन बच गई। यहां पर 1 2 एंड 3 की ऑप्शन बच गई। यही होगा। अब यहां पर अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, सो सैंपल स्पेस यहां कितना आ गया, 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 एंड 4 3। थर्ड पार्ट में वो कहता है व्हाट आर द साइजेस ऑफ दीज टू सैंपल स्पेसेस। केस 1 के केस में नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं दैट इज इक्वल टू, तो 16। केस सेकंड के केस में अगर मैं सैंपल साइज निकालूं तो केस सेकंड के केस में मेरे पास सैंपल साइज है 12 का। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है लिस्ट द सैंपल स्पेस। आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस को लिस्ट करना है। जब एक कॉइन को टॉस किया जाए और एक कार्ड को साइमल्टेनियसली पिक किया जाए और कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर के 6 तक, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के केस में आपके पास सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और पिकिंग ऑफ अ कार्ड के केस में, पिकिंग ऑफ अ कार्ड के केस में आपके पास सैंपल्स क्या हो गए, आइदर 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मींस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के बाद में चाहे आप पिकिंग ऑफ अ कार्ड करो या पिकिंग ऑफ कार्ड के बाद में आप टॉसिंग ऑफ अ कॉइन करो, तो इवेंट का सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय एस इज इक्वल टू, हेड के साथ मेरे पास चारों 6 के 6 कॉम्बिनेशन, हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए या फिर हेड के साथ में 6 आ जाए, राइट। नेक्स्ट इज टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ में 2 आए, टेल के साथ में 3 आए, टेल के साथ में 4 आए और टेल के साथ में 5 आए एंड टेल के साथ में 6 आए। दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में निकालू नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी, हेड के साथ कितने हैं 6 कॉम्बिनेशन, टेल के साथ कितने कॉम्बिनेशन है 6 कॉम्बिनेशन, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए 12 हो गए। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद जो भी हेड आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हेड कितने हैं 3 कॉइन को टॉस करने के बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वालिफाई करेगा या वो करेक्ट आंसर है, बाकी जो हैं वो ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों है पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें। अब देखो सैंपल स्पेस, जब मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूंगी तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है, आइदर तीनों में टेल हो, एक टेल हो बाकी 2 टेल हो और एक हेड हो,
राइट। अब दो हेड हैं, एक टेल है, इसके बाद तीनों हेड है, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्ड करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या हो सकता है, इसमें एक भी हेड नहीं है तो यानी कि 0 हेड हो सकता है। इसमें एक हेड है, इन तीन कॉम्बिनेशंस में मेरे पास एक हेड है तो यानी कि 1 हेड हो सकता है। इन तीन कॉम्बिनेशंस में मेरे पास 2 हेड हैं तो यानी कि 2 हेड हो सकते हैं। एंड इसमें कितने हैं, तीनों हेड हैं, तो यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हेड को रिकॉर्ड किया है। हेड को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे पास हेड का क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, 0 1 2 3। तो ये ऑप्शन किसके अंदर दे रखी है, फोर्थ पार्ट में दे रखी है, तो फोर्थ पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अब फर्स्ट पार्ट करेक्ट क्यों नहीं है, फर्स्ट पार्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, तो 0 हेड इज ऑल्सो पॉसिबल। यहां पे लिखोगे नॉट करेक्ट बिकॉज 0 heads is also possible। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 3 नहीं दे रखा, आपको दे रखा है नंबर 0 1 2, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि बिकॉज ऐसा भी है कि तीनों कॉइन्स को मैं टॉस करती हूं तो 3 हेड्स जो हो जाएं वो रिकॉर्ड हो जाएं, इज ऑल्सो पॉसिबल। 3 हेड्स इज ऑल्सो पॉसिबल। मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 दे रखा है। जब 3 कॉइन को आप टॉस करोगे तो 4 हेड्स कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज when tossing a coin 4 heads are not possible, not possible when 3 coins are tossed simultaneously. In this way you can find the solution of question number 15. Now moving to the last question of the exercise and of the part Ganit Manjari part 1 syllabus, that is question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक ड्रॉप डालनी है। तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रॉप आप डालोगे वो 1 डायामीटर के अंदर ही आपकी आएगी। सो इस केस में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करूंगी। रेक्टेंगल की साइड्स कितनी दे रखी हैं, 3 दे रखी है, एक 3 मीटर, दूसरी दे रखी है आपको 2 मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 6 मीटर स्क्वायर। अब डायामीटर ऑफ सर्कल आपको कितना दे रखा है, 1 m दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 मीटर। अब मैं निकालती हूं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू है 22/7, आर मैंने यहां पुट किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो दिस कम्स आउट टू बी 11/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ड्रॉप आपने पुट की है वो इस एरिया के अंदर आएगी। तो ये कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि 11/14 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 6, सो दिस इज इक्वल टू 11/14 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सो प्रोबेबिलिटी कि जो ड्रॉप डाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 11 डिवाइडेड बाय 84। In this way you can find the solution. From my side, Ganit Manjari part 1 syllabus is over. Still, if you are facing any difficulty in any of the question or any of the concept in part 1, you can post your query in the comment box. You can also ask your query on the WhatsApp channel group. Tomorrow we will meet with the new topic or the science. Till then, please like, share and subscribe the
channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.